शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 50 दिन पूरे हो गए हैं। बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने का कल आखिरी दिन है, लेकिन आज से ही सरकार ने आंकड़ों के साथ देश को बताना शुरू कर दिया है कि नोटबंदी से नुकसान नहीं हुआ, बल्कि देश को, अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज खुद सामने आए और बताया कि इकोनॉमी को नुकसान बताकर लोगों को डराने वाले विपक्ष का झूठा अभियान फेल हो गया है, क्योंकि हर सेक्टर में सरकार की कमाई बढ़ी है। इधर कांग्रेस ने आज एक बार फिर 13,000 करोड़ काला धन डिक्लेयर करने वाले महेश शाह को लेकर सीधे पीएम और अमित शाह को घेरा, तो बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को वाकई जबरदस्त फायदा हुआ है? और महेश शाह के बहाने पीएम और अमित शाह को कांग्रेस ने क्यों घेरा? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कांग्रेस के आज के आरोप और सरकार का दावा। वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो मोदी जी ने 50-50 काला धन फेयर एंड लवली स्कीम चलाई थी, उसमें एक मित्र हैं जिनका नाम है महेश शाह। उन्होंने 13,860 करोड़ का काला धन घोषित किया। जब घोषित कर दिया, बाद में पलट गए। एक सम्मानित टेलीविजन चैनल ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया। वो उस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं और लोग देख रहे हैं पूरे गुजरात के, कि मैं अभी उन राजनेताओं और अधिकारियों का नाम बताऊंगा जिनका ये पैसा है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी दिल्ली से मोदी जी भेजते हैं, वो उन्हें उठा ले जाते हैं। आज तक ना उस पर आदमी पर कोई केस दर्ज हुआ, ना सीबीआई का, ना ईडी का, ना पुलिस का, ना इनकम टैक्स का, ना कोई और। हाँ, सुरेश भाई मेहता हैं, उन्होंने जरूर एक सार्वजनिक गोष्ठी की और उसमें कहा कि महेश शाह के सीधे संबंध वर्षों से पूरा अहमदाबाद जानता है माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जांच क्यों नहीं हुई? महेश शाह नामक व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उससे न हमारे प्रधानमंत्री का कोई संबंध है, न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का कोई संबंध है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रूफ है तो तरीके से बात करे, वरना बेबुनियाद आरोप लगाने पर जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है उसका भी विचार हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था 8 नवंबर को, अब तो उसके स्पष्ट परिणाम सामने आने लग पड़े हैं। 19 दिसंबर तक जो इनकम टैक्स के आंकड़े आए हैं, उसमें इनकम टैक्स की वृद्धि 14.4% हुई है और केंद्र के जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के आंकड़े हैं, उसमें अप्रैल से नवंबर तक 26.2% की वृद्धि हुई है। इस बार की जो रबी क्रॉप की सोइंग हुई है, वो पिछले वर्ष की तुलना में 6.37% ज्यादा है, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है। और इसलिए इस सब को आधार मान लिया जाए तो जो आलोचक इसके कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ स्टूडियो में यहां इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना है, बीजेपी से मेरे साथ नलिन कोहली जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह और कांग्रेस से संजय झा। आप सभी को टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबका स्वागत है। संजय, पहले आप ही के पास आ रहा हूं। संजय, आपने अरुण जेटली को सुना होगा, उन्होंने बाकायदा आंकड़े पेश किए, कह रहे इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, म्यूचुअल फंड्स, रबी फसल की बुआई, सब कुछ ज्यादा हुआ है, बढ़ा है। यानी कि आपका एजेंडा झूठा था, प्रोपेगेंडा था, फेल हो गया है। जवाब दीजिए संजय झा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई क्यों है? वो क्या चेतावनी या धमकी देना चाहते हैं? विरोधी दल यदि प्रश्न पूछे तो उनको इतना डर हो रहा है कि वो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अरे, उनके पास हिम्मत है तो भारत के लोगों से नुक्कड़ पे जाके चौराहे पर बात करें, टीवी स्टूडियो पर नहीं। और आंकड़े क्या है मानक जी, आपको मैं बताता हूँ। मोदी जी ने बड़ा एक ड्रामेबाजी और नौटंकीबाजी के बाद कहा था कि मैं काला धन पकड़ लूंगा। काले धन पे कोई आंकड़े आरबीआई ने खुद देने से इनकार किया है। कहां गई पारदर्शिता? किस बात का डर है? आपने किसको गिरफ्तार किया है काला धन में आज तक, बताइए। और अभी से 110 लोगों की मृत्यु हुई है, मासूम लोगों की मृत्यु हुई है, और मोदी जी यहाँ पर भाषणबाजी कर रहे हैं।
और अरुण जेटली यहाँ आंकड़े दिखा रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि देश में अभी तक हमने जो पढ़ाई किया है, और ये सब सार्वजनिक तरीके से हर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया है कि आज भी जितने पैसे हटाए गए थे उसका लगभग 40% भी पैसे वापस नहीं आए सिस्टम में। देश में मंदी हो रही है, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुका है, लोगों की रोजगारी गई है, और यहाँ पर अरुण जेटली जी आंकड़े दे रहे हैं। सच्चाई तो मालूम होगा जब 50 दिन खत्म होते हैं मानव जी, वो तो 48 घंटे में खत्म हो जाएंगे। और तब ये पूछा जाएगा मोदी जी से कि आप टीवी स्टूडियो में भाषण देते हैं, चुनाव भाषण देते हैं, लेकिन आप संसद से भाग जाते हैं। आप विरोधी दल श्री राहुल गांधी ने आपसे 5 प्रश्न पूछे, उसका कोई जवाब नहीं, उसका आप जाके मजाक उड़ाइए। मतलब आप ये कह रहे हैं अभी तक जो आंकड़े आज जेटली जी ने दिए हैं वो गुमराह करने वाले आंकड़े हैं, आप यही कह रहे हैं ना? आज जेटली जी जो आंकड़े दिए हैं वो गुमराह करने वाले आंकड़े हैं, आप यही कह रहे हैं संजय? हम कह रहे हैं कि देखिए, जहां तक नोटबंदी के आंकड़े हैं उस पर गौर कीजिए। देखिए एक बात बताएं आपको, और मोदी ये अरुण जेटली जी वही आंकड़े बताना चाहते हैं जिनको उनको लगता है कि ये इसमें सकारात्मक कुछ हो तो लोगों को लगे कि सारा वातावरण बदल गया है। परंतु सच्चाई क्या है? बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, अर्थव्यवस्था तबाह है, भारत की जीडीपी गिर रही है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जाके पूछिए छोटे छोटे किसान को और छोटे छोटे नलिन कोहली जवाब दीजिए। नलिन कोहली, 2-4 सरकार की कमाई के आंकड़ों से आप ये नहीं कह सकते कि नोटबंदी का नुकसान अर्थव्यवस्था को और देश को नहीं हुआ है। नलिन कोहली, पहले मुझे आशा होगी कि जिस शराफत से मैंने अभी तक अपना बीच में किसी को टोका नहीं जी, जब मैं बोलूंगा तो बीच में मुझे कोई ना टोके, चलिए, ताकि ये फेयर डिबेट रहे। देखिए, यथा राजा वैसे ही प्रजा, जैसा नेता वैसे प्रवक्ता। अब राहुल गांधी जी मजाक के पात्र हैं तो मैं उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। हम लोग तो गुब्बारों के साथ खेलते नहीं है, लेकिन आप उनके उदाहरण देखिए, गुब्बारा फट जाएगा, कौन सा गुब्बारा फटा समझ नहीं आया, कौन सा भूकंप आया। तो ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो क्या बोलते हैं और उसको कितना सीरियसली देश लेता है। अब हमारे को क्यों इस पर आप दोष लगाएंगे? उनका पेट खराब हो जाएगा तो मोदी जी इसके लिए क्या दोषी होंगे क्या? रही बात दूसरे आंकड़ों का, कांग्रेस पार्टी के आंकड़े सुन लीजिए। जीरो लॉस 2G में सुप्रीम कोर्ट ने कूड़े के डब्बे में फेंक दिया था। जीरो लॉस थ्योरी को, सारे लाइसेंस रद्द हुए। आप आगे बढ़िएगा, अगर आपको आंकड़े चाहिए तो एक मैनेजमेंट स्कूल है रॉबर्ट वाड्रा का। रॉबर्ट वाड्रा के मैनेजमेंट स्कूल में पैसा कोई लगाता है, उसी के पैसे को उसको वापस देते हैं और वो कहता है सब ठीक है। मतलब जितना मर्जी धन बन जाए, वो तो उनके बहनों ही है। आपस परिवार में ये मैनेजमेंट स्कूल कर दे तो हर भारतीय जो है उन आंकड़ों के हिसाब से बहुत रिच हो सकता है। फिर ये कहते हैं अरुण जेटली जी आंकड़े दिखा रहे। वित्त मंत्री अगर देश के सामने जो देश के ही आंकड़े हैं नहीं देंगे तो क्या वित्त मंत्री क्या ये कहीं 3 जनपद जाकर ये आंकड़े बताएंगे? देश को बताना चाहिए। अगर इनको आंकड़ों में विश्वास नहीं है तो 50 साल में ये जो आंकड़े दे रहे थे क्या वो सारे फर्जी थे क्या? ये 18 महीने 2 साल 2.5 साल में बदल गया सिस्टम क्या? तो ये कांग्रेस एक हताश पार्टी है, निराश पार्टी है, घबराई हुई पार्टी है। और शायद कारण इसका यह है कि जैसा नेतृत्व, जैसे उदाहरण नेतृत्व ला रहे हैं, जिस प्रकार के फर्जी आर्गुमेंट ला रहे हैं, उसके बाद मैंने तो संजय झा कह रहे हैं कि ये गुमराह करने वाले आंकड़े, नलिन कोहली कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो देश के सामने रख दिए, देश खुद तय कर ले। थोड़ा सा मैं चाहता हूं ना नलिन कोहली जी, मैं इसलिए चाहता हूं थोड़ा सा 1 मिनट मानक जी, हाँ जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे अब अपना 1 मिनट सीरियस भी पॉइंट बनाना नहीं। जल्दी क्यों? जितना समय संजय जी ने लिया उससे बहुत। अब मैं आ जाता हूं जो मुद्दे की बात है, काले धन की। देखिए, फिर मैंने आपको कहा एक शराफत का डिबेट अगर करना है तो फिर आप बता दीजिए, नहीं तो मैं उठ जाता हूं। मैं इस प्रकार का डिबेट पसंद नहीं करता। मैं उठने को तैयार हूं, अगर आप कहें, मुझे नहीं है। कंप्लीट करिए नलिन, आप कंप्लीट करिए। उनको शौक है वो करें, मैं उस प्रकार का। चलिए कंप्लीट करिए। हाँ, तो इसीलिए मैं दूसरी बात जो कह रहा हूं, काले धन के खिलाफ कुछ मुहिम हो। पहले दिन 7 दिन के अंदर डिजिटलाइजेशन के लिए प्रधानमंत्री नया एक नॉर्म कर रहे हैं। काले धन में कांग्रेस क्यों काले धन वालों के साथ खड़ी है? इसीलिए तो मैंने कहा हताश और निराश पार्टी, घबराई हुई पार्टी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके जमीन के नीचे से, उनके पैर के नीचे से जमीन हिल गई। तो भूकंप कांग्रेस के लिए आया, देश के लिए नहीं। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 सेकंड संजय, आप भी रुकिएगा 1 सेकंड। जोई सिंह 1 सेकंड में आ रहा हूं। लेकिन विजय जी जरा मुझे ये बताइए, सरकार ने डायरेक्ट टैक्स 13.5% बढ़ गया, इनडायरेक्ट टैक्स सरकार का रेवेन्यू है 26% बढ़ गया, कस्टम में 5-5.5% की बढ़ोतरी हो गई, सर्विस टैक्स 25% बढ़ गया। क्या ये आंकड़े वाकई ये इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमी को नुकसान नहीं हुआ है, एकदम ठीक ठाक जा रहा है नोटबंदी के बावजूद सब कुछ? देखिए, भारत की इकोनॉमी 2 हिसाब से देख सकते हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, एक है अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी।
जो अभी जेटली साहब ने, जो भारत के वित्त मंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं, वो आंकड़े हैं जो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में आते हैं, जो रजिस्टर्ड है, जहां पे लेन देन कागज के हिसाब से होता है। इस देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। आप जितना भी रूरल इकोनॉमी है या जो रोड साइड है या छोटी दुकानें हैं गांव में हैं, ये बहुत बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो यानी उसमें क्या असर हुआ है वो पता नहीं चलेगा अभी तक। उसके आंकड़े, वहां रोजगार क्या हुआ है, उनके हालात क्या है, इसके आंकड़े अभी तक। अच्छा, रबी फसल देख लीजिए, वो कह रहे हैं 6.5% बढ़ा है इस बार। नहीं, ये किसानों पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए, तो आंकड़ा है। नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए, किसानों में क्या होता है, एग्रीकल्चर को हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारा जो एग्रीकल्चर है, ऑलमोस्ट 80-90% वो चलता है क्रेडिट पे। अगर किसान के पास पैसा नहीं भी है तो भी वो बीज, अपने खाद की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उधार लेता है। दूसरा, इस बार बारिश अच्छी हुई तो किसान के पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, चाहे नोटबंदी हो ना हो, उसको खेती करनी है। अब वो उसको जुगाड़ करना पड़ेगा। कुल मिला के आज के आंकड़ों से कुछ थोड़ी निश्चित रूप से ये तो उम्मीद थी, मेरे को उम्मीद थी कि जो अभी तक लोग टैक्स के बाहर थे या जो लोग टैक्स नहीं जमा करा रहे थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां इस देश का काफी हद तक अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है, उस पे क्या असर है वो समझ। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत सिंपल करके विजय सरदाना जी ने बता दिया। जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां से सरकार की कमाई बढ़ी है, यानी वहां पर कोई इंपैक्ट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन दूसरा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे क्या असर हुआ है ये देखना होगा। नलिन जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। जूही सिंह, पहले तो मैं आपकी दाद दे रहा हूं। आपकी पार्टी के अंदर जो महाभारत चल रही है उसके बावजूद आज आप मेरे शो पे आई हैं। वाकई दाद देनी पड़ेगी, आपकी हिम्मत थी जूही सिंह। वहां एकदम सिर फुटाबल चल रहा है लखनऊ में, उसके बावजूद आप यहां नोटबंदी पर सरकार से सवाल पूछने आई हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। जूही सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं सारे आंकड़े बड़े हैं, अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में आप कैसे नोटबंदी का मुद्दा लेके चुनाव में जाएंगे? वित्त मंत्री है, उनको ऐसा कहना भी चाहिए, उनकी योजना थी और भी उनका बयान है। अगर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा बैंकों में पर्याप्त पैसा है, जबकि बैंकों में पर्याप्त पैसा नहीं है, अभी भी उपलब्ध नहीं है रूरल सेक्टर में। उन्होंने कहा है बैंक अब ज्यादा लेंड कर सकेंगे। ऐसी कोई प्राविधान मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि बैंक ज्यादा कर्ज दे रहे हैं और प्रायोरिटी सेक्टर पे टारगेटेड हैं। हमारे डिपॉजिट रेट्स जो है वो कम हो रहे हैं और गाँवों में वैसे ही समस्या बनी हुई है, शहरों में भी बनी हुई है। अगर हम चेक भी देते हैं, अगर इतना पर्याप्त पैसा है तो हमारे जो अकाउंट है उस पे से कैप्स हटा लें। जहां तक डायरेक्ट टैक्सेशन की इंक्रीज है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की इंक्रीज है, सब उन्होंने बताया। ऑर्गेनाइज सेक्टर है और उन्होंने कहा है 19 दिसंबर तक के आंकड़े हैं। ये आंकड़े कहां तक नोटबंदी से ताल्लुक रखते हैं और कहां तक जो कैश उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया है उसकी वजह से ये बढ़ोतरी हुई है, ये वित्त मंत्री को जरूर खुलासा करना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री है, अच्छा है, कल से उनका 1 तारीख से उनको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे और हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। एक्सप्लेनेशन तो पहले आपको ये देना पड़ेगा जब आप नोटबंदी का मुद्दा लेके जाएंगे कि आपकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, परिवार के अंदर क्या हो रहा है। नोटबंदी पे तो लोग ठीक है, वो मुद्दा है। परिवार के इस झगड़े को जो अभी भी चल रहा है, देखिए इस पर क्या जवाब दीजिएगा? जब आप मानक जी जब आप मानक जी उस पर शो करेंगे तो मैं उस पर जवाब दूंगी और बहुत आधिकारिक रूप से जवाब दूंगी। मैं समझ गया। इस समय आप इससे ज्यादा बोल भी नहीं सकती हैं। नलिन कोहली, चलिए वापस मुद्दे पर आ रहा हूं। देख रहे हैं नलिन कोहली, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके आंकड़े दिखाकर जो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का हिस्सा है जो हमारी इकोनॉमी से बाहर है, जो कैश में डील करता है ज्यादातर, आप उसको नहीं छुपा सकते उस तस्वीर को। उस पर क्या असर पड़ा वो बाद में विजय जी ने नहीं छुपा नहीं सकते। पहले विजय जी ने बड़े एक सिंपल और अच्छे, उन्होंने अच्छा एक उदाहरण देकर कहा कि ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो मैं मानता हूं उन्होंने बहुत सिंपल और इफेक्टिव वे में उसको एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन अगर एक एक करके चढ़े, यदि आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में ग्रोथ है, जिसके ऊपर में भी अभी तक कहा जा रहा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर 19 दिसंबर तक बातें बढ़ गई हैं और आपका 26% कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स का एवरेज, डायरेक्ट का 14%, तो उसका मतलब है 31 तक घटने वाली नहीं है ना, ये तो हाथ में आया। चलिए ठीक है, इससे बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। ठीक है नलिन, मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहता हूं क्योंकि आज के शो के लिए दूसरा सवाल जो मैंने रखा है, एक लाइन नलिन, दूसरा सवाल ये है क्योंकि महेश शाह को लेकर कांग्रेस ने आज सीधा हमला किया। जो प्रधानमंत्री जी ने पूरा महेश शाह को लेकर जवाब दीजिए। अरे कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए ना, क्या जवाब देना। अगर वो सुबह राहुल गांधी जी खड़े होकर कहेंगे मानक जी मुझे जवाब मुझे प्रश्न पूछने दीजिए। सीरियस लोग हैं,
उनको जो करना है कहने दीजिए ना। देश उनकी बात सुन रहा है, लेकिन मैं अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर पे आऊंगा, सवाल जायज है नलिन, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर ऐसे छोटे मोटे मतलब आरोप है जो सुबह 13,000 करोड़ रुपया ब्लैक मनी संजय झा जी को तो अपना काम करना पड़ेगा, उनकी नौकरी इसी पे आधारित है बेचारे की, उनको वो बेचारे क्या करें। कोई शख्स देश से थोड़ी ना उनकी नौकरी किसी तरह वो खड़े हो जाए। तेवर देखिए, बड़े इसलिए हम बड़े सीरियस मुद्दे पे हैं, ऐसे बचकाने या बयानों पे थोड़ी ना पूरा डिबेट होगा। संजय झा, मानक जी देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गरीबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कटिंग द गैप, कि ये पूरा काले धन की मुहिम से जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया आएगा, जिस प्रकार से आप लोगों को नए नॉर्म पे ला रहे हैं, तो आप इस सबको इकोनॉमी से लाएंगे ना, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। जरा शांति रखिए, जरा दूसरों को भी बोलने दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा आप, मैं तो शांति हूँ संजय जी, मैं कभी उत्तेजित नहीं होता, मैं तर्कों पे बात करता हूँ ना, गुब्बारों पे नहीं बात करता, भूकंपों पे नहीं बात करता। में तो इन्होंने खाया और पेट भर के खाया है। श्री राहुल गांधी जी ने आप पर आरोप लगाए हैं, आपके प्रधानमंत्री पर। मानक जी, मैं शो से उठ जाऊंगा, इस प्रकार की बदतमीजी भाषा अगर कोई यूज करा, मैं शो से उठ जाऊंगा। खाया है, अभी तक खाया है। क्या वाड्रा जी की बात कर रहे हैं या मोदी जी की बात कर रहे हैं? आप मुझे माफ करिए, मैं ऐसे बेहुदा अपॉइंट में नहीं हो सकता। इस जोकर को कहीं और ले जाइए आप। स्पेसिफिक सवाल पूछिए और आप ले लीजिए मुझे। नलिन कोहली रुकिए, शो खत्म होने वाला है, रुकिए नलिन कोहली प्लीज, शो वैसे भी खत्म होने वाला है। नमस्ते, मैं जोकर नहीं बन सकता। नमस्ते, इनको बनने दीजिए ना, ये अपने नेता की तरह जा सकते हैं। नमस्ते सर। संजय, स्पेसिफिक सवाल पूछिए, नलिन कोहली जवाब देंगे। संजय, मैं ऐसा बेहुदा शो नहीं कर सकता सर। ये क्या प्रधानमंत्री है देश के, मतलब ऐसा ये प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, कोई रॉबर्ट वाड्रा की बात नहीं हो रही। खाऊंगा क्या आप बात कर रहे हैं? संजय, स्पेसिफिक सवाल महेश शाह पर आपने उठाया, मानक जी, उस पर जवाब सुनिए है पार्टी, और इनके प्रवक्ता उतनी नॉन सीरियस है। बीच में टोकिए, क्या पूछ रहे हैं मानक जी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर जितना इंपॉर्टेंट है कहा, डिजिटल इंडिया जितना इंपॉर्टेंट है कहा है, गरीबों के लिए जितना काम हो रहा है उसके में बात किया है, रोड कितने बन रहे हैं उसमें बात किया है, ये सब सीरियस है। ये आप देखो उनको, रॉबर्ट वाड्रा जी खाए और नहीं खाए और फिर क्या हो रहा है। मुझे माफ करिए, मैं अपने आप को उठा लेता हूँ, आप इनके साथ करिए शो, मुझे इसमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये संजय झा है, अपने नेता की तरह ही है, मुझे माफ करिए। सच्चाई का सामना कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके प्रधानमंत्री से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उन्हें बिरला और सहारा से पैसे लिए या नहीं? संजय, नलिन कोहली जा चुके हैं, नलिन कोहली जा चुके हैं। संजय कार्रवाई और छानबीन के लिए तैयार हो, कहाँ है वो? संजय एक सेकंड, नलिन कोहली चले गए हैं, लेकिन देखिए बात वही है, और डर के मारे भाग गए हैं भाई। नलिन कोहली को रुकना चाहिए था, इस डिबेट का हिस्सा एंड तक बने रुकना चाहिए था, इस डिबेट में एंड तक हिस्सा लेना चाहिए था। ये तो मैं भी कहता हूं बिल्कुल, क्योंकि हमने 2 मुद्दे उठाए थे। कांग्रेस ने आज महेश शाह का मुद्दा उठाया था, उस पर भी जवाब देना चाहिए था। हालांकि जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, लेकिन डिबेट में भी देना चाहिए था। सिर्फ ये कहकर कि आरोप गलत हैं और इस पर इससे आगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या वाकई इतना काफी है? खैर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है सबसे बड़ा सवाल में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा, जूही सिंह, विजय सरदाना, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। कल नोटबंदी का आखिरी दिन है। कल आप अपने बैंकों में पुराने नोट जमा करा सकते हैं, लेकिन कल के बाद ये आप नहीं कर पाएंगे। सरकार ने अध्यादेश पास कर दिया है। उसके बाद 31 मार्च तक पहले कहा गया था कि आप पुराने नोट आरबीआई के ऑफिस में जमा कर सकते हैं, लेकिन नए अध्यादेश के मुताबिक हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। कल दिन भर, क्योंकि नोटबंदी का आखिरी दिन है, न्यूज 24 पर होगी खास कवरेज, जरूर देखिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।